एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट में। हमारे साथ कुछ नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। शिवराम जी, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है, आपका बहुत स्वागत। और इसके अलावा संजीव उपाध्याय, नेता बीजेपी, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बगल में हमारे मुख्य संपादक का सुरेश चौहान के जी भी बैठे हैं। पूरे गुजरात चुनाव के दौरान ये स्वयं गुजरात में रहे और वोटर राजा जाग जाओ का अभियान चलाया। तो पहले तो आपको बहुत बधाई, आपका अभियान रंग लाया। बिल्कुल, हमने उत्तर प्रदेश में भी यही किया था और वहाँ पर भी वोट प्रतिशत बढ़ा था। और यहाँ पर भी जब मैं सारे नेताओं को मिल रहा था तो सबको यही कह रहा था और अपने कार्यक्रम में भी कह रहा था कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और विशेष बात यह है कि हमने गुजरात में भी और यूपी में भी शपथ दिलाई, मतलब हम हाथ आगे करके सारे लोगों को शपथ दिलवाते थे कि हम खुद भी वोट करेंगे और औरों को भी वोट करवाएंगे। तो जब हमने कैंपेन किया और इसका इतना अच्छा नतीजा आया है तो पहली खुशी की खबर तो हमारे लिए है जी। और विनोद जोशी जी, प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के प्रमुख, और हमारे साथ ज्वाइंट सर्वे इन्होंने किया गुजरात में। सबसे पहले विनोद जोशी जी के आंकड़े क्या हैं गुजरात चुनाव पर, ये आपको दिखा देते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर सुदर्शन न्यूज और प्रबोधन रिसर्च ग्रुप का ये ज्वाइंट सर्वे है गुजरात चुनाव पर। सौराष्ट्र में 30 भाजपा को मिल रही हैं, उत्तर गुजरात में 37, मध्य गुजरात में 31, दक्षिण गुजरात में 24, कुल मिलाकर 122 सीटें बीजेपी हासिल कर रही है। और इसमें भी विनोद जोशी जी का कहना है कि 137 सीटें अधिकतम जा सकती है बीजेपी और न्यूनतम 102 सीटों पर सिमट भी सकती है। कांग्रेस को 54 सीटें मिल रही हैं और अब जानते हैं 70.2% मतदान हुआ है आज गुजरात में, जो कि रिकॉर्ड है। इसका अर्थ क्या है ये विनोद जोशी जी बताएंगे, और इन आंकड़ों के पीछे प्रमुख कारण क्या है। विनोद जी, जिस प्रकार गुजरात में मोदी जी ने अपना विकास अभियान शुरू किया 12 साल से, उसका ही यह परिणाम है। और खासकर पूरे देश में यदि हम देखें तो गुजरात हमेशा इंडिया टुडे या बड़ी बड़ी पत्रिकाएं ये सर्वे करती है कि पूरे देश में कौन सा राज्य सबसे अच्छा है। जी जी। तो सबसे अच्छे राज्य की क्या पहचान है कि जिसकी रोड, लाइट और पानी, ये 3 चीजें जिसकी सबसे अच्छी होती है, वह राज्य सबसे आगे जाता है। और उसमें सेकंड नंबर में जब बिहार का नाम आता है तो आज बिहार में भी सबसे ज्यादा सीमेंट और लोखंड सबसे ज्यादा वहां पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बिहार सेकंड है कि वहां प्रगति हो रही है। तो मोदी जी का एक खास विकास का जो अभियान था, उस हिसाब से पूरे प्रदेश में एक लहर है। और वहां पर कैंडिडेट जो थे, उन्होंने 40 कैंडिडेट ही इस बार बदले और पहले वाले ही कैंडिडेट उन्होंने रखे, जो एक बहुत बड़ी उनकी ये थी। और खासकर जैसे वहां पे सौराष्ट्र में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, लेकिन वो नुकसान है वो दूसरे भागों में, दक्षिण में, मध्य में और अहमदाबाद में जहां सीटें बड़ी हैं शहरों में, उसमें उनकी भरपाई हो जाएगी। और एक लहर, जैसे नुकसान कितना 3 या 4% का हो सकता है, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है वोटों की, मतों की जो बढ़ोतरी हुई है वो काफी ज्यादा हुई है, जो किसी एक लेकिन तरफ झुकाव है। ये पूछना चाहूंगा जी, कि कई चैनलों ने तो 150 दी है। हम चैनलों के नाम भी लेंगे कि किस चैनल ने कितने दिए है, आंकड़ों के साथ भी अपन बात करेंगे। हाँ। लेकिन जैसे ईटीवी गुजरात है, उसने तो मोदी को 150 सीटें दी है। तो आपका रेशो 102 और 150, इसमें बड़ा अंतर नहीं लगता? ये बड़ा अंतर है ना, लेकिन ये क्यों है? ये इसलिए है कि वोटिंग ये किसके पक्ष में हुआ है। यदि मोदी जी के पक्ष में हुआ है तो वो 37 से 40 और ऐसा कितना भी बढ़ सकता है। जैसा आपने यूपी में देखा था, हमारा आंकड़ा 175 और 190 तक ही था। इसी जगह पे हमने इसका विश्लेषण किया था यूपी में। लेकिन अखिलेश जी की सरकार 224 तक पहुंच गई थी। तो जब किसी की लहर आती है तो वो बहुत ही साइलेंस रहती है, लेकिन एक तरफा रहती है, एक तरफ झुकाव रहता है जब मतदान अधिक होता है तब। और जैसे कई बार लोग विश्लेषण करते हैं कि ज्यादा मतदान पे सत्ताधारी पक्ष को नुकसान, लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब में 71% वोटिंग हो गई थी, तो भी अकाली दल वापस सत्ता में आए थे। चलिए, आप कह रहे हैं कि विनोद जी, आप कह रहे हैं कि ये जो भयंकर जो मतदान हुआ है, वोटर टर्नआउट हुआ है, ये सब नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, सत्ता के पक्ष में है। लेकिन शिवराम जी जो नेता कांग्रेस है, यहाँ स्टूडियो में है, एक बार फिर से आपका स्वागत। शिवराम जी, मुझे लगता नहीं कि आप इनकी बात से सहमत होंगे। देखिए साहब, पहले तो मैं आपका सबका धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ जी। अभी मेरे बड़े भाई ये बोल रहे थे गुजरात के बारे में, बीजेपी की बात बोल रहे थे, मोदी जी की बात बोल रहे थे, और बोलते बोलते ये कह गए कि मोदी सरकार ने 40 विधायकों के टिकट काट के नए लोगों को टिकट दिए।
मूल बात राजनीतिकता की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मोदी साहब इतने अच्छे विकास का काम उन्होंने वहां गुजरात में किया है, और गुजरात में वो काम, अगर वो विकास का काम करते, विधायक कोई विकास का काम नहीं करता है, विधायक को फंड मुख्यमंत्री देता है, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर काम होता है। अगर उनके विधायक, अगर वो 40 विधायक अगर वो काम नहीं करते या उन्होंने काम किया होता तो मोदी साहब ने उनके टिकट क्यों काटे? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल, मैं नहीं, इसका मतलब ये कहीं कमी है कि उनके विधायकों ने काम नहीं किया और वो इसलिए मोदी साहब करवाएंगे काम। शिवराम जी, मैं आपको आपके आंकड़ों में और जोड़ देता हूं कि पहली बार उन्होंने कम लोगों के काटे हैं, हर बार ज्यादा लोगों के काटते थे। नहीं देखिए, अब वो बात, अब वो यही तो है, मोदी साहब अगर मान लो उनके विधायक वहां काम करते, उनकी टीम अगर काम करती तो बिल्कुल, और टिकट क्यों काटते? नए लोगों को लाते हैं, बदलाते हैं, वो जीत जाते हैं। मैं ये कहूंगा शिवराम जी और सारे गेस्ट भी इस बात से सहमत होंगे, मैंने वहां हमने भी लाइव में कई रैलियां देखी मोदी की, और हमने भी एज अ पत्रकार कुछ रैलियों में गए। कुछ रैलियों में तो नरेंद्र भाई ने उन स्टेज पर वहां के कैंडिडेट का भी नाम नहीं लिया। मतलब उन्होंने पूरा जो वोट मांगा है वो अपने लिए मांगा है, पर्सनल मांगा है, जो एमएलए मुझे चुन के देना है इसलिए एमएलए को चुन को दे दो। देखिए ये उनका तरीका, ये मोदी साहब का जो आकलन है, हाँ। जो आप लोग कह रहे हो, अब ये सारी बातें हैं, 20 तारीख को और पता लग जाएगा। विषय नहीं, उस विषय में मैं मतलब आपको एक क्रेडिट दूंगा कांग्रेस को। इस बार या पिछले बार भी ये शुरुआत हो चुकी थी 2007 के चुनाव में। एक्चुअली कांग्रेस हमेशा पर्सनैलिटी बेस्ड चुनाव लड़ती है, किसी गांधी घराने के फेस को आगे करके, और बीजेपी होम टू होम वगैरह, मैन टू मैन, इसमें ज्यादा भरोसा करती है बीजेपी वाले। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, कांग्रेस ने गुजरात में डोर टू डोर, मैन टू मैन पे ज्यादा जोर दिया, और मोदी ने या बीजेपी ने पर्सनैलिटी बेस पर ज्यादा फोकस किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, मोदी साहब का बहुत बड़ा, कांग्रेस पार्टी से मोदी साहब की तुलना करना मैं समझता हूं कि वो गलत है। कांग्रेस का अपना एक कल्चर है, हर पार्टी का अपना एक कल्चर होता है। अब जैसा आप कह रहे हो कि उन्होंने नए चेहरों को टिकट दिए हैं, कभी किसी को लाते हैं। कांग्रेस पार्टी में समानता की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी जो टिकट देती है वो बहुत सोच समझ कर देती है, वर्ग को देती है। बीजेपी की इस पर रिएक्शन चाहूंगा कि बीजेपी ने गुजरात में ही ये फॉर्मूला अपनाया, ऐसा क्यों किया? देखिए, अब बीजेपी ने किया है, वो जाना है। नहीं, मैं बीजेपी की प्रतिक्रिया, संजीव जी मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वह आप अभी तक आप केडर की बात करते हैं, इस बार गुजरात में केडर तो कांग्रेस ने दिखाया, बीजेपी ने तो बिल्कुल ब्रांड मोदी ऐसा किया। ऐसा है, इसकी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सुदर्शन चैनल को, आपको भी। कारण ये है, ये कांग्रेस का कल्चर है जो इधर उधर की बातें करके भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि राजकुमार जो है वो एक ही जगह से पैदा होगा, एक ही माँ की कोख से। हमारे यहाँ से नीचे नीचे स्वयंसेवक जैसे बनते हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, उन्हीं में से टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई घटना है इस प्रकार की। लेकिन अगर 40 टिकट जैसे काटे हैं संगठन ने, ये बता रहे इनका मतलब है काटना है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता, वो काटे हुए टिकट नहीं है माने जाते। संगठन में हो सकता है संगठन में एडजस्टमेंट ये कर दिया गया उन्हें काम के लिए, और जो काम वहां प्रबल है काम करने वाले उनको कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है। हम विनोद जी को इस विषय पे पूछेंगे कि क्या विनोद जी 40 टिकट बदलने का आपके हिसाब से आंकड़ों में क्या फर्क पड़ा है? 40 लोग, हम एक सर्वे करते हैं पहले कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, या 5 साल तक जो जिनका नेगेटिव रहता है, माइनस पॉइंट रहता है, वो उनको टिकट नहीं देने से पार्टी को फायदा होता है और अन्य बदलाव कर लेते हैं। तो ऊपर मोदी का माइनस पॉइंट नहीं था, लेकिन उस कैंडिडेट का माइनस पॉइंट था, तो वो बदल दिए गए। मैंने हिमाचल में अभी सर्वे किया, हिमाचल में ऐसा था कि वहां पे बीजेपी कितनी गलतियां करती है कैंडिडेट में, जो हमारे सर्वे में आता है कि ये अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। और कांग्रेस ने कितनी गलती की, ये मेरे हिसाब से 12 गलतियां बीजेपी ने की है और 5 गलतियां कांग्रेस ने की है। गुजरात में ऐसा क्या हुआ है? गुजरात में बीजेपी ने की, हिमाचल में मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस आएगी, ऐसा लग रहा है। चलिए, हम हिमाचल की तो चर्चा अलग से करेंगे। गुजरात के विषय में 40 जो टिकट बदले गए, इसका फायदा बीजेपी को होगा या नहीं होगा, क्या कहेंगे? इसका फायदा हो रहा है ना, बिल्कुल 100% उसका फायदा होता है। कैंडिडेट गौण होते हैं और पार्टियां गौण नहीं होती है। विनोद जी, प्रश्न ये भी है कि क्या केशु भाई पटेल की अलग पार्टी बना लेने की वजह से मोदी साहब थोड़ा सा डर तो नहीं गए कि बदल देंगे, कैंडिडेट बदल देंगे, जो जीते हुए कैंडिडेट है तो एक बार और बगावत हो जाएगी, कुछ और नुकसान हो जाएगा इसका? नहीं, ऐसा तो नहीं था। वो नहीं था,
यहाँ पर केशुभाई का तो पटेलों का जो नुकसान होने का सौराष्ट्र में वो 10 सीटों का हो रहा है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन इन्होंने देखा कि दूसरी जगह उन्होंने उतनी मेहनत करके जो आदिवासी भाग में, जहां पे मैंने देखा अंबाजी से लगा के बलसाड़ तक नीचे तक 54 सीटें ऐसी आदिवासी सीटों में पहले 6-7 सीटें बीजेपी जीती थी, अब वो 20 का आंकड़ा पार कर रही है, इसलिए वहां पे वो कवर कर रही है। फिर शहरों में फिर जो सौराष्ट्र में 4 सीटें कम हुई वो शहरों में बढ़ी, ग्रामीण भागों में कम होने वाली सीटें शहरों में बढ़ी, तो शहरों में प्रभाव बीजेपी का है, जिसका फायदा उसको मिल रहा है सूरत, बड़ौदा या अहमदाबाद जैसे शहरों में। 53% वोटर वहां पर शहरी है, 53% वोटर शहरी है। बिल्कुल। मैं आंकड़ों के हिसाब से विनोद जी आपको ये जानना चाहूंगा, हम 9-10 फैक्टर पर अब यहाँ पर विचार करेंगे, जैसे कि केशु भाई इनको कितना प्रतिशत वोट आप देते हैं और उसका सीटों में परिवर्तन कितना देखते हैं, उसका नुकसान बीजेपी को कितना देखते हैं और फायदा कांग्रेस को कितना देखते हैं? केशु भाई को मेरे हिसाब से तो 2 या 1 सीट, मैं तो एक ही मानता हूं, लेकिन एक आध समझो आ जाए, मेरे हिसाब से 2 सीटें आ सकती हैं कोई। एक तो उनकी विसादर जो जूनागढ़ में है, दूसरी 5-6 सीटों पे उनका प्रभाव जरूर था, गोंडल में जैसे राजकोट में है, अमरेली में धारी सीट है, सूरत में कतरवा सीट है, करजन सीट है, ऐसी सूरत में 2-3 सीटें थी जिसपे बैट चला था, मतलब उनका निशान जो था केशु भाई का। लेकिन जीतने में मुझे एक ही लग रही है कि वो विसादर जो उनकी है जूनागढ़ की। चलिए, तो ये तो हो गई उनकी स्थिति। अब हम कहते हैं कि उनका बीजेपी को सीटों में कितना नुकसान होगा? उनका बीजेपी में लगभग देखो 43 सीट सौराष्ट्र में मिली थी, तो उसमें से 4 सीटें तो ऐसे ही कम हो गई, तो 39 रह गई। 39 में से अभी 30 आ रही है, इसका मतलब 9 सीटों का नुकसान है उनको, सीधा 9 सीटों का नुकसान है। बिल्कुल। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि आज इस बार आपको एक वर्चुअल या यूं कहे कि एक प्रॉक्सी सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं कहेंगे केशु भाई का? देखिए, केशु भाई का प्रोसेस मिला हो या नहीं मिला हो, बाकी अभी जो सारा ये आकलन हो रहा है एग्जिट पोल का, तो मैं समझता हूं कि निराधार, आप भी सारी बातें जानते हैं कि एग्जिट पोल का आंकड़ा बिल्कुल चुनाव जिस दिन वोटिंग खुलती है, ओपनिंग होता है, उस दिन ये सारे तथ्य जो है इधर उधर हो जाते हैं। आप इसको अनुमानित कह सकते हैं, निराधार नहीं कह सकते। निराधार नहीं कह सकते, हाँ, अनुमानित कह सकते, हम भी कहते हैं। और अगर हम अनुमान पे भरोसा न करें तो किसी चैनल को फिर वोटिंग होने तक, काउंटिंग होने तक कार्यक्रम ही नहीं कर सकते। चैनल वाले का हम धन्यवाद करते हैं। आप लोग, सारे चैनल वाले लोग गांव-गांव में जाते हैं, चुनाव को उठाते हैं, पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते हैं, लेकिन जब जिस दिन वो चुनाव का रिजल्ट ओपनिंग होता है, वो सारी चीज बेशक शिवराम जी, बेशक आप ठीक कह रहे हैं कि जो वास्तविक परिणाम होंगे और अनुमानित परिणामों में अंतर तो होता ही है, लेकिन अनुमान लगाना बंद नहीं किया जा सकता। और हमारे अलावा कुछ और चैनल्स ने भी अनुमान लगाए हैं, वो पहले आंकड़े आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल, ये आपकी स्क्रीन पर स्टार न्यूज, क्षमा करें एबीपी न्यूज, बीजेपी को 116 सीटें मिलते हुए दिखा रहा है और कांग्रेस को 60 सीटें मिलते हुए दिखा रहा है। और इसके अलावा P7 न्यूज़ की अगर बात करें तो 124 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 54 कांग्रेस को मिल रही हैं। आज तक के हिसाब से 128 सीटों पर बीजेपी कमल खिला रही है और 43 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं गुजरात में। न्यूज़ एक्स की बात करें 124 सीटें बीजेपी को जा रही हैं और 54 सीटें कांग्रेस को मिल